साथियों नमस्कार। आज हम देखते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ आर्टिकल, मेनली आर्टिकल 12 और 13 के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि जानेंगे और कैसे हमारे देश में मौलिक अधिकार एग्जिस्टेंस में आया ये भी जानेंगे। तो देखते हैं मौलिक अधिकार जो कि संविधान के पार्ट 3 में वर्णित है और इसकी बैकग्राउंड पहले जानते हैं, पृष्ठभूमि। तो अधिकारों की जब पहली श्रृंखला की बात हम करते हैं तो इसका इतिहास मैग्ना कार्टा से शुरू होता है। जब 1215 ईस्वी की बात है, वहाँ पर किंग जॉन उस समय थे इंग्लैंड में राजा, और वहाँ के भूस्वामी जिसे बैरोन कहा जाता था, उनके बीच कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ। भूस्वामियों की मांग थी अधिकारों को लेकर। तभी तभी किंग जॉन ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया जिसमें भूस्वामियों को कुछ अधिकार दिए गए। पहली बार एक राजतंत्र में ऐसा हुआ और उसे कहा गया मैग्ना कार्टा, महाधिकार पद। तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट है, पृष्ठभूमि। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तहत ही 3 वर्ड अस्तित्व में आते हैं, एल से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की उपज है। जनता को इसमें कुछ अधिकार मिले। रूलर लुइस सोलामा को अधिकार के वायलेशन के कारण फांसी दे दिया गया, गुलोटिन के कारण, और उन्होंने बहुत सारा राजद्रोह वगैरह बहुत सारा क्राइम्स भी किया था। 1791 में अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स पेश किया, जिसको बिल ऑफ राइट्स बेसिकली मूल अधिकार से ही संबंधित था। और इसमें बिल ऑफ राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट ऐड किया गया। किसके कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेरिकी संविधान में। और इसी अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान का मूल अधिकार इंस्पायर्ड है, प्रेरणा स्रोत है। लेकिन बट उसमें डिफरेंस है। भारतीय मौलिक अधिकार और अमेरिकी मूल अधिकार में क्या है? अंतर है, डिफरेंस है। भारत में बात करें तो 1895 में स्वराज विधेयक आया और जिसमें तिलक की योगदान, उसमें इम्पोर्टेंस योगदान था उनका, बाल गंगाधर तिलक का। उन्हीं के माध्यम से सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की गई कि हमारे संविधान जब बनेगा तो उसमें मूल अधिकार होगा। 1917-19 में कांग्रेस द्वारा अधिकारों की डिमांड की गई। 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी मूल अधिकार की चर्चा की कि ये सब अधिकार होनी चाहिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जिसके मतलब एक अध्यक्ष थे, नेहरू कमेटी वाले जो समिति बनी थी, इसमें मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इनके जो सन यानी कि जवाहरलाल नेहरू वो भी थे इसमें, तेज बहादुर सप्रू वगैरह भी थे इसमें, और बहुत सारे मेंबर थे जैसे सुभाष चंद्र बोस भी थे, है ना। तो ये इसमें मूल अधिकार की मांग पहली बार की गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। इसमें मूल अधिकार के प्रस्ताव को पास किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें मूल अधिकार की मतलब मांग रखी थी। किसमें? कराची अधिवेशन में पहली बार। तो पूछा जाए कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में मूल अधिकार से संबंधित है, तो ये पीटी फैक्ट हो गया। तो कौन सा होगा ये? कराची अधिवेशन 1931। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हम जान रहे हैं कुछ बैकग्राउंड जो कि जानना जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस नहीं है उतना, पीटी फैक्ट के लिए है इम्पोर्टेंट। तो 1931 में सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी ने, इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक विचारों का विवाद हो जाता है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की मांग की थी, जबकि ये गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग निर्वाचन क्षेत्र के, दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थे। तो इसमें भी मांग गांधी जी ने किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए, बट खारिज कर दिया गया। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, मूल अधिकार इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। सप्रू कमेटी 1945 में बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने रिकमेंड किया कि संविधान में 2 कैटेगरी का राइट्स होना चाहिए इंडिविजुअल का। पहला एक जस्टिसिएबल, एक नॉन जस्टिसिएबल, परिवर्तनीय और नॉन परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय मतलब वैसा राइट्स जिसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, यानी जिसके हनन पर डायरेक्टली कोर्ट वगैरह जाया जा सकता है। इसमें बेसिकली फंडामेंटल राइट आ गया अभी के तुलना करें तो, और इसमें डीपीएस भी आ गया। तो ये था संविधान में मूल अधिकार हो। मूल अधिकार से रिलेटेड 2 कमेटी है, एक एडवाइजरी कमेटी जिसको परामर्शदात्री समिति भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष थे एसबीपी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसमें इसी के अंदर 5 उप समितियाँ थी, सब कमेटी, जिसके एक था मौलिक अधिकार उप समिति, एक अल्पसंख्यक उप समिति, अलग अलग टाइप का, एक उत्तरी प्रांत से संबंधित था असम को छोड़कर,
तो इसके अध्यक्ष थे मूल अधिकार से उप समिति से रिलेटेड JB कृपलानी। इसमें टोटल कितने थे? 5, पाँचों के अलग अलग अध्यक्ष थे। आर्टिकल रिलेटेड टू अ फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। तो भाग 3 में 12 से 35, अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन से मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है। तो पहले जानते हैं 12 में क्या बताया गया, 13 में क्या बताया गया, 14, 15 इसी तरह 35 तक। तो 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है? स्टेट। व्हाट इज स्टेट? तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है स्टेट। आर्टिकल 12 के तहत स्टेट कौन है और इस स्टेट की डेफिनेशन भाग 3 और भाग 4 के लिए मान्य होगा। इसमें बताया गया है कि स्टेट वह है, क्या है, जो विधायिका है। विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, चाहे वो पार्लियामेंट हो, इंडियन पार्लियामेंट जो केंद्र लेवल पर है, और राज्य की विधायिका दोनों, विधानसभा, कार्यपालिका केंद्र और राज्य दोनों की, स्थानीय निकाय जैसे ये पंचायत, निगम, ये सब के सब क्या है? राज्य के पार्ट हैं, स्टेट के पार्ट हैं। अन्य संस्था जैसे SBI, ONGC, LIC वगैरह, सेल वगैरह, PCS, UPSC, जिसमें अन्य संस्था, अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सरकार का फंडिंग है, सरकार का उसमें अनुदान है, तो वह सभी के सभी स्टेट के अंदर लाई करता है। जैसे SBI, इसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है, मतलब जिसमें भी सरकार का पैसा है, फंडिंग है, सरकार की तरफ से काम कर रहा है, कोई भी एजेंसी सरकार के बतौर सरकारी काम कर रहा है, सरकार का परमानेंट नहीं लेकिन सरकारी काम कर रहा है, तो वो क्या होगा? स्टेट के अंदर होगा। गवर्नमेंट शेयर जिसमें है, स्टेट की एजेंसी है, सभी क्या है? स्टेट का पार्ट है। कोई भी अलग एजेंसी हो, प्राइवेट ही क्यों ना हो, लेकिन वो सरकारी काम कर रहा है, तो उस समय वह स्टेट होगा। न्यायालय, जुडिशरी को राज्य नहीं माना जाता है, क्योंकि यह अधिकार का संरक्षक है, ना कि उल्लंघन। राज्य की डेफिनेशन में इस प्रकार लिखा गया है कि वह जो उल्लंघन कर सकता है, किसका? मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकता है, वह राज्य के अंतर्गत आ सकता है। वह जो फंडामेंटल राइट को छीन सकता है लोगों से, उसका हनन कर सकता है, तो वह राज्य के अंतर्गत आ सकता है। जैसे सरकार कोई भी कानून बनाकर लोगों के मूल अधिकार का हनन कर सकती है, तो राज्य है। कोई भी संस्था जैसे SBI वगैरह अपने ग्राहकों को अधिकार ना दे, तो ये भी राज्य है। तो मतलब जिससे उम्मीद की जा सकती है कि ये हनन कर सकता है, तो वो राज्य के अंतर्गत लाई करेगा। क्या जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट अधिकारों का हनन करता है? नहीं, ये तो न्याय को इंश्योर करता है, न्याय सुनिश्चित करता है, लोगों को न्याय तक पहुंचाता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये अधिकार का संरक्षक है, गार्जियन ऑफ या प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है। इसीलिए न्यायालय को, जुडिशरी को स्टेट का पार्ट नहीं माना जाता है, मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। ठीक है। तो लेकिन इसमें आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी तो ऑर्डर वगैरह, ये जजमेंट में निर्णय देती है, किसी की मृत्यु दंड की सजा, किसी की उम्र कैद, तो ये हनन हुआ? ये हनन नहीं हुआ, ये हनन नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसको सजा देना क्या है? जरूरी, और संविधान का पालन भी करना है। संविधान के मूल्यों का जो हनन करता है तो उसको दंड का प्रावधान है, तो मूल अधिकार का हनन ये नहीं हुआ। BCCI को माना जाता है अभी तक कि ये स्टेट नहीं है, क्योंकि इसका फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं है। ये ऑटोनोमस, एक स्वतंत्र निकाय है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट का शेयर नहीं है। प्राइवेट एजुकेशन जितने भी हैं इंस्टीट्यूशन, जैसे कोचिंग वगैरह हो गया, कोई भी प्राइवेट कॉलेज जिसमें गवर्नमेंट का फंडिंग वगैरह नहीं है, वो सब के सब स्टेट नहीं है। कार्यपालिका के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यकर्ता या सरकार में जो इन्वॉल्व हैं, जॉब वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो क्लर्क ही क्यों ना हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों ना हो, कोई मतलब कोई भी जो सरकारी काम करता है, टीचर, ग्रुप डी का स्टाफ, रेलवे का स्टाफ, सभी के सभी स्टेट के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताया गया, आर्टिकल 13 में न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की बात कही गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है। सरकार यानी कि राज्य कोई भी कानून बनाए, कानून मतलब कोई भी ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ जिससे फंडामेंटल राइट को कम किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, ब्रीच किया जा रहा है, उसको वायलेट किया जा रहा है, लोगों से छीना जा रहा है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 यह पावर देता है कि उसे अवैध, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। अवैध घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। हाई कोर्ट को भी ये पावर है।
आर्टिकल 13 क्लाउज 1 में क्या कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कानून वगैरह बने हैं, विधि वगैरह बना है, वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन जिस सीमा तक करता है। जैसे एक कानून बना है, मान लिया जाए संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, 1950 से पहले, मान लेते हैं 45 में, उसमें कोई लॉ बना था 1945 में संविधान के लागू होने से पहले, यदि उसमें बहुत सारा प्रोविजन, मान लीजिए 5 प्रोविजन, 5 प्रावधान है, जिसमें से 2 प्रावधान फंडामेंटल राइट को कम करता है या उल्लंघन करता है, तो वो 2 प्रावधान नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि शून्य अवैध घोषित किया जाएगा, ना कि टोटल प्रावधान। ठीक है, तो मतलब जहाँ तक वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, कटौती करता है, वहाँ तक उसको अवैध घोषित किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 13 क्लाउज 1 में लिखा गया है। आर्टिकल 13 क्लाउज 2 में क्या कहा गया कि जब संविधान लागू हो गया है 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी विधि या लॉ बनेगा जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेगा, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। आर्टिकल 13(3) में विधि क्या है, लॉ क्या है, इसके बारे में बताई गई है। आर्टिकल 13 क्लाउज 3 में बताया गया है लॉ क्या है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, जो अध्यादेश राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाते हैं वही ऑर्डर, या कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव से पास होता है वो, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सभी सरकार से संबंधित जितने भी ऑर्डर वगैरह हैं सभी ये क्या है, विधि के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 13 क्लाउज 4 में क्या बताया गया है, इसको ऐड किया गया, ये संविधान में नहीं था, इसको संविधान संशोधन अधिनियम 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ऐड किया गया 13(4) को। ठीक है, इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है, भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं है, यह लॉ नहीं है। लॉ में क्या आएगा, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, लॉ, रेगुलेशन। जैसे मान लिया जाए संविधान संशोधन करके कुछ ऐड किया गया संविधान में, तो उसको लॉ नहीं माना जाएगा, उसको लॉ नहीं माना जाएगा, लॉ की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या है, केशवानंद भारती केस, केबीसी केस 1973 में यह जजमेंट आया था कि पार्लियामेंट संविधान के हर एक भाग में अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मूल अधिकार में भी, प्रस्तावना में भी, लेकिन संविधान की जो मूल ढांचा है इसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, समय समय पर इसको जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट इसका दायरा निश्चित करती रहती कि ये है सुप्रीम, जो संविधान के मूल्यों पर बेसिकली आधारित है, वो सभी मूल ढांचा के पार्ट हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, मूल अधिकार, पंथ निरपेक्षता, न्याय, ये सब। तो यदि मूल ढांचा के खिलाफ है तो आर्टिकल 32 के तहत ये न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है, रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत फंडामेंटल राइट से संबंधित। रीट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास अधिक पावर है, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य अधिकारों से संबंधित भी रीट जारी कर सकती है आर्टिकल 226 के तहत। रीट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो ये फंडामेंटल राइट 2 तरह के हैं, एक नागरिक को जो प्राप्त है, केवल नागरिक को, और दूसरा एक विदेशी के साथ साथ नागरिक दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इसको याद में रखना है, ध्यान में रखना है, पीटी फैक्ट है ये, कि कौन से फंडामेंटल राइट ओनली सिटीजन को ग्रांट किया गया है, प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है, जबकि जितने भी इसके अलावे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, रेस्ट फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल हैं वो दोनों को प्राप्त हैं, बोथ मतलब दोनों, नागरिक और विदेशी को भी प्राप्त हैं। जैसे कि विदेशी का मतलब ऐसे इंडिया में कोई टूरिस्ट के रूप में आया, बाहरी सिटीजन, विदेशी एलियन जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य के लिए आया, स्टूडेंट वीज़ा पर आया, तो ये सब क्या है, उसको भी ये राइट्स प्राप्त हैं। इसके अलावा इसमें भी एलियन जो विदेशी हैं, मित्र राष्ट्र से संबंधित, उनको अधिक अधिकार प्राप्त है, जो एनिमी राष्ट्र है उनको नगण्य अधिकार प्राप्त है। जैसे युद्ध, इंडिया का युद्ध किसी राष्ट्र से चल रहा है तो उस कंडीशन में उस राष्ट्र का यहाँ पर व्यक्ति आता है तो उसको कमतर अधिकार प्राप्त है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आर्टिकल 12 और 13 क्या है, और आगे वाले वीडियो में हम इसके अगले आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।